प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार एएलके आपका केमिस्ट्री टीचर। आज ये जो वीडियो है ये जेई मेट सीरीज का पहला जो टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस वीडियो है, जिसमें मैं, एनएस सर, मोहित त्यागी सर और एबीजे सर आपके सामने आएंगे और टेस्ट को एनालाइज करेंगे। कई बार बच्चों के डाउट्स रहते हैं उनके दिमाग में कि सर टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ऑप्टिमल स्कोर के लिए, अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। मतलब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, कौन से ईजी हैं, किस में ट्रिक लग रही थी या कैसे ट्रिक को कैसे सोचें। ये सारी बातें हम अपने अपने सब्जेक्ट्स में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने हूं फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट लेकर के। ये क्वेश्चंस यहां सामने हैं। अच्छा, एंड में एक बात और सुन लें, बिल्कुल एंड में एबीजे सर आएंगे तो वो केमिस्ट्री के फिजिक्स के एनालिसिस के बाद में आपको ओवरऑल एक सेफ स्कोर भी बताएंगे कि भाई 99 परसेंटाइल के लिए बच्चों को कितने मार्क्स इस टेस्ट में लाने चाहिए थे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करेंगे फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर थे, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि ये पहला क्वेश्चन जिसे आप देखते हो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर परसेंटेज यील्ड की बात की गई है। ये क्वेश्चन मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। आपको 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए था। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, बच्चों को इजी कैटेगरी में जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए था। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। इस तरह क्वेश्चन कॉमनली हैं, गलती होने के चांसेस होते हैं इनमें, थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपर करें। अगेन नॉट ए टफ क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल में। हाँ, ये अच्छा सवाल है, इसमें कोई पर्टिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब कई बार बच्चे रिएक्शन में फंस जाते हैं, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें। आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में इसको मैं टफ कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूं कि अगर बच्चों को ये क्लिक नहीं करता है कि हम मैंगनीज पर पीओसी लगा के बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड पे होगा। तो भले ही ये सेकंड राउंड के लिए रखें ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना है और इजी क्वेश्चन है, तो जरूर उसको करना चाहिए। इसको सेकंड राउंड में रख सकते थे। हाँ देखो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, सबको करना ही चाहिए फर्स्ट राउंड में। हाँ देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है। हाँ, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपको एक मॉडल, जो बोहर मॉडल आप पढ़ते हो, उसमें थोड़ा सा आपको एक बार अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि लाइमन सीरीज क्या है, बामर सीरीज क्या है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस जब भी आपने पढ़ाई की होगी, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराए ही जाते हैं, बट यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी कैटेगरी में आएगा। अगेन इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली हाइजेनबर्ग्स, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। हाँ, ये थोड़ा सा ये है कि ऑर्बिटल्स आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे, तब आपको एक आंसर आ पाएगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट इन सच क्वेश्चंस। मॉडरेट कैटेगरी में जाएगा। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो नोट्स होते हैं रेडियल एंड एंगुलर नोट्स, फॉर्मूला अप्लाई करें, आंसर आपको आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस में आएगा। हाँ, ये भी एक नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, बाकी तो कैसे एटम्स कैलकुलेट करते हो यू अंडरस्टैंड। हाँ, इस तरह क्वेश्चंस में जब कन्वर्जन्स आते हैं, मोलारिटी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इंटू मोलारिटी, तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होनी चाहिए। मॉडरेट कैटेगरी में क्वेश्चन है, नॉट ए डिफिकल्ट वन, कर सकते हो। केमिस्ट्री वैसे भी रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है मैथ्स और फिजिक्स से, खासकर मैथ्स से। हाँ, ये भी देखो एक क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, और कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफर साइड में रख सकता हूं। मतलब कई बार बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, तो सेकंड राउंड में करना है तो सेकंड राउंड में करें, बाकी ऐसा कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। तो बच्चों, ये था फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट। ओवर टू एनएस सर। हेलो बच्चों, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसे मैं सेकंड राउंड के लिए रखूं। सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो फर्स्ट राउंड में ही सॉल्व करने लायक क्वेश्चंस थे। 8th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछी है C5H10 के लिए, कोई स्टीरियो भी नहीं पूछा है। सीधा सीधा सा 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग और 3 मेंबर रिंग बनाकर पेन तो उठाना पड़ेगा,
लेकिन बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए इजी कैटेगरी का ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे हैं C4H8 के, केवल स्केलेटन बनाने हैं 4 कार्बन वाले, कितने बन सकते हैं 4 कार्बन का यूज करते हुए, और डबल बॉन्ड कहां कहां रखे जा सकते हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मेटामर के बारे में पूछा है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते ही चौथा ऑप्शन साफ पता पड़ रहा है कि एक ही मेटामर का कंडीशन को फुलफिल करने वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, साथ के साथ करने वाला क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो आराम से आंसर निकल रहा है। 13th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल के कैटेगरी में रख रहा हूं। साइक्लोहेक्सेन है और उस पर मिथाइल है और क्लोरीनेशन किया है। आपको क्लोरीनेशन करने के बाद में स्टीरियो आइसोमर भी ध्यान रखने हैं, तो क्लोरीनेशन से पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने पड़ेंगे, फिर उनमें कहां कहां कायरल कार्बन है, कहीं ज्योमेट्रिकल की या ऑप्टिकल की कंडीशन तो नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने कर रखे हैं अच्छे खासे, वो स्टूडेंट इसको बहुत कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा आप टाइम लगाओ। 14th क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल फंक्शनल ग्रुप पूछे हैं आपसे, कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ अमाइड और अमीनो ग्रुप में डिफरेंस जिनको पता है वो क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसमें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में रख रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि इसमें 6 इसे देना है कि इसे देना है, तो यहाँ जो कंफ्यूजन है वो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा आ रहा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसे मैं रखता हूं। इस क्वेश्चन में भी आसान क्वेश्चन है, कहीं भी इसे फंसाने की कोशिश नहीं की गई है। 17th क्वेश्चन में सीधा साधा सा कंपाउंड का नेम आपको लिखना है, यहाँ किसी ऑप्शन में भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, थोड़ा बहुत भी हिंट है, तो ऑप्शन देख के भी ये क्वेश्चन हो रहा है, तो ये भी आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल H को आपको बना के देखना पड़ेगा और सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कंपाउंड का नेम बताना है, केवल डबल बॉन्ड में E और Z पहचानते ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और इन ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो EZ बना पहचानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही केवल एक ही ऑप्शन में नंबरिंग सही की गई है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 को मैं थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मान रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं किया है उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये टफ हो सकता है, वरना तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस की है तो वो स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, केवल स्ट्रक्चर बनानी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती है, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे हैं, तो बहुत टफ भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ, अगर टाइम की कमी है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, टर्शरी हाइड्रोजन्स पूछे हैं, टर्शरी कार्बन को निकालते ही टर्शरी हाइड्रोजन आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, टाइम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। हेलो बच्चों, मैं यहाँ पे जेई मेट्स का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें मैथमेटिक्स का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इजी, मॉडरेट, टफ थे। और जैसा हमने पहले भी बोला था कि नॉलेज होना एक डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है अच्छा रैंक लाने के लिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये भी है कि हम पेपर को हमें हैंडल करना आना चाहिए। किसी भी तरह का पेपर है वो हमें हैंडल करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिसके लिए हमने राउंड 1 और राउंड 2 स्ट्रैटेजी बोला था। मतलब राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चन करने जो लेंदी ना हो और जिसमें अटकना ना पड़े, उन क्वेश्चनों को छांट के करना, और राउंड 2 में पहले लेंदी क्वेश्चन करना, उसके बाद वो क्वेश्चन करना जिसमें हमें सोचने की जरूरत पड़ रही है। अगर हम ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो पेपर चाहे कैसा भी हो, कितना भी टफ हो, कितना भी ईजी हो, हमारे मार्क्स हमेशा रिलेटिवली वहीं आएंगे जहां हम डिजर्व करते हैं। और 2-3 टेस्ट अगर हम देंगे, सीरियसली देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का मैं जेई मेट्स 1 का एनालिसिस बताता हूँ अपने हिसाब से। सो जो पहला क्वेश्चन है वो डेफिनेटली लॉग का क्वेश्चन है। ये एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, बट ये लेंदी क्वेश्चन है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा प्राइम इन्वॉल्व है, और फिर उस प्राइम में से किसी भी एक प्राइम को बेस लेके बाकी सबको उसी पे कन्वर्ट कर लिया, और फिर जो भी चीज़ हमें चाहिए, ये ठीक है, उसके टर्म्स में हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, परंतु
जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो फर्स्ट राउंड में ना करके वी शुड गो फॉर सेकंड राउंड। दो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को इसमें सोचने में जोर नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन किसी भी जगह पे मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज बेसिकली ट्रिक बेस्ड, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन और प्रॉपर प्रोसीजर से करें तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये हमें राउंड 1 या राउंड 2 में करना चाहिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे को क्लिक होती है या नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को ये समझ आएगा 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, डोमेन 2 से 3 तक ही है। अच्छा, अगर 6 वाले टर्म को इधर ले जाएं तो यहां तो 3 प्लस के रूट हो गए, जिसमें से 6 वाले टर्म अगर मैं 2 और 3 रखूंगा तो खूब बड़ी वैल्यू देगा, इससे तो बड़ा ही आएगा। उसका मतलब क्या है कि जो पूरा डोमेन है वही इसका सोल्यूशन आएगा। तो अगर ये वाली चीज मेरे को क्लिक कर जाए तो हम राउंड 1 भी कर सकते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन देख के मेरे को ये वाली चीज क्लिक ना करे और मेरे को लगे कि पूरा प्रोसीजर से ही करना है, तो फिर हम इसको राउंड 2 में भेजेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन मॉडरेट है वो बेसिकली कैलकुलेशन की वजह से है। ठीक है, तो ये राउंड 1 या राउंड 2 में होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो क्लिक मेरे को करता है या नहीं करता है। जो थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। ये फॉर्मूला देखते ही मेरे को समझ में आ जाएगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 155 में से 115 घटाएंगे तो 40 आएगा। 10 40 को हम 50 से रिलेट करने की कोशिश, सॉरी 25 से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि x के टर्म्स में मेरे को आंसर चाहिए, तो ये हमारा राउंड 1 में ही होना चाहिए। और 10 40 जो है उसको कॉट 50 लिख सकते हैं, जिसको 1/10 50 लिख सकते हैं, और 10 2 थीटा का फॉर्मूला के x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने में हमें 3 मिनट से कम लगेगा, तो हमें ये राउंड 1 में ही करना चाहिए, कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन देन p सेटिस्फाई दिस। तो यहीं से मेरे को समझ में आएगा कि p को एक तरफ किया, उसका वैल्यू कलेक्ट किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये ठीक है, लॉग में भी इसने खुद ही बता रखा है ऑप्शन में कि ln लेना है, तो राउंड 1 में होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी 2 क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इजी 3 क्वेश्चन। हर बुक में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रोसीजरल क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो हमें राउंड 1 में ही करना चाहिए। और मेरे को पहले से ही पता है, अगर हमने थोड़ा सा भी ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है, कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। बस केवल कैलकुलेशन करने के मार्क्स हैं, कोई दिमाग पे जोर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ए टफ वन। ये ठीक है कि इसमें हम x से डिवाइड करके x माइनस 1/x बनाएं और फिर इसको ऊपर नीचे x रेज़ टू पावर 8 से डिवाइड करें, तो जो क्लिक करना आसान नहीं है। तो ये क्वेश्चन देख के भी हमें डराएगा, तो ये हमें राउंड 2 में करना चाहिए। और राउंड 2 में भी पहले जब लेंदी क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद इसमें, क्योंकि हमें मैनिपुलेशन पे सोचना पड़ेगा, इसलिए सेकंड हाफ में करना चाहिए, राउंड 2 के सेकंड हाफ में। ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन, cos x बराबर 10y, cos y बराबर 10z एंड cos z बराबर 10x। अगर ये क्वेश्चन है और कोई बच्चा पहली बार इसको देख रहा है तो इसमें खूब सारी कैलकुलेशन होगा, राउंड 2 के लिए जाता है एंड इट विल बी काउंटेड एज टफ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों ने हो सकता है कर रखे हों कहीं पे, तो अगर वो क्वेश्चन है मेरे को पहले से पता है कि सोल्यूशन क्या है और मेरे को पूरी कैलकुलेशन का आइडिया है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में जिस बच्चे को अच्छा ज़्यादा एक्सपोजर होगा वो फर्स्ट राउंड में भी कर सकता है। सारे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, बट इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। लॉग के अंदर लॉग है, तो ये देख के हमें पहले राउंड में शायद डर लगेगा, पहले राउंड में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि पहले राउंड में तो मेरे को वो वाले मार्क्स उठाने हैं जो बट रहे हैं। ये ठीक है, जहां से मिल जाए वो क्वेश्चन उठाने हैं, तो शायद मैं इसको राउंड 2 के लिए करेंगे। और कैलकुलेशन की वजह से इट इज मॉडरेट क्वेश्चन। अगेन सिंपल लॉग का क्वेश्चन है, लॉग a प्लस लॉग b का फॉर्मूला लगेगा, दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, वो सॉल्व हो जाएगा। प्रोसीजरल क्वेश्चन है ये ठीक है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, क्वाड्रेटिक केवल एक सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, राउंड 1 में होना चाहिए हमसे। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड दिस प्लस मॉड दिस। सबको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये ठीक है, विद इन 10 सेकंड हम इसका ग्राफ बना सकते हैं 1 और 2 पे वैल्यू लगा के। और इज इक्वल्स टू आर का मतलब है कि y बराबर लेफ्ट हैंड साइड, y बराबर राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ। ओरली क्वेश्चन ये किया जा सकता है, तो ये राउंड 1 में ही होना चाहिए एंड इट विल बी काउंटेड एज इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। e रेज़ टू पावर x माइनस 1 विल बिहेव लाइक x, तो x रखते ही ये जिसको बोलते हैं वेविकर मेथड, वहां से हो जाएगा। राउंड 1 में डेफिनेटली होना चाहिए एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a माइनस बी 3/5 tan a tan b 2। अच्छा, ये राउंड 1 और राउंड 2 में करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरे को क्लिक करता है या नहीं करता है। जैसे ऑप्शन से भी काफी कुछ क्लिक कर जाएगा। cos a माइनस बी में cos a cos b और sin a sin b के टर्म्स में यहाँ पे लिखा जाएगा। tan a tan b को भी cos a cos b के टर्म्स में लिखा जाएगा। cos a cos b बराबर sin a sin b बराबर 2 टाइम्स cos a cos b हो जाएगा। तो cos a cos b को अगर मैं x वेरिएबल बोलूं और sin a sin b को y वेरिएबल बोले, ये चीज अगर मेरे को दिख जाए पहले राउंड में से 10-20 सेकंड के अंदर, अगर मेरे को दिख जाए 25 सेकंड तक, तो मैं राउंड 1 में करना चाहिए, अदरवाइज राउंड 2 में। और मॉडरेट इसलिए बोला है कि क्लिक किया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा,
अदरवाइज नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा सा मेरे को देखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मीडियम है। अच्छा, वैसे तो जिस बच्चे ने हमारे यूट्यूब से लेक्चर देखा होगा या फिर जो हमारे पेड बैचेस में पढ़ रहा होगा, वहाँ पे हमने ये बता रखा है कि AB+A+B+1 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो हमें समझ में आना चाहिए कि ये फैक्टराइज हो जाएगा A-1 B-1। तो अगर किसी को वो दिख जाए कि 3 × 2 6 होता है और इन्हीं दोनों का सम ये लिखा हुआ है, अगर ये वाली चीज़ किसी को दिखता है तो वो एक लाइन में इसको फैक्टराइज करके कर सकता है, तो हम राउंड 1 पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ये देख के डर जाए कि इतनी बड़ी हैवी इक्वेशन है, जिसको एक्सपोजर कम होगा, जिसने प्रैक्टिस कम कर रखा होगा, उस बच्चे को अभी शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मे बी वो राउंड 2 में जब थोड़ा फ्री हो कि जो स्कोरेबल क्वेश्चंस थे वहां उसने सारे स्कोर कर लिया, और तब हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे वो अटैक करे तो क्लिक हो जाए। इसीलिए जो क्वेश्चन करने का ऑर्डर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लिया ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट देखा, अगर वो क्लिक नहीं किया तो वी शुड मूव अहेड, अदरवाइज हो सकता है कि मेरे को 5 मिनट भी क्लिक ना करे, और अगर क्लिक ना करे तो ये पूरे पेपर का टेम्पो खराब कर सकता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना। सबसे पहले ईजिएस्ट क्वेश्चन ही छांट के करना है, जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ही पेन दे रहा है छोड़ो राउंड 2 के लिए। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने मॉडरेट इसलिए रखा है कि अगर कैलकुलेशन करोगे तो मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में बेसिकली जाएगा, क्योंकि काफी कैलकुलेशन होगा। फिर ये भी डिसाइड होगा कि हम कैसे कैसे ब्रेक करें, किसको किसके साथ क्लब करें, ये सारी चीजें। बट अगर ऑप्शंस एक्स के टर्म्स में हैं तो बेस्ट चीज क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करो और हमें दिमाग लगानी चाहिए। मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन जेई में आ रहा है, मेंस में अक्का दुक्का आता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर वेरिएबल के टर्म्स में ऑप्शन दे रखें तो हम इसको सॉल्व करने में बिल्कुल दिमाग खर्च ना करें। और इसमें सीधी सीधी सी बात है कि एक बार हम एक्स की जगह पाई रख के देखें, ये ठीक है, एक बार एक्स की जगह 0 रख के देखें तो सारे ऑप्शंस अलग अलग हो जाएंगे, या π/4 रख के देख लो तो सारे ऑप्शंस अलग अलग हो जाएंगे, एक झटके में आंसर आ जाएगा। तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है ये वाली चीज़ है तो राउंड 1 में करना चाहिए। अगर मेरे को ये सोचने में टाइम लग रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए तो राउंड 2 में जाएगा डेफिनेटली। प्रॉपर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। सेम चीज ओवर हियर, अननोन के टर्म्स में इसने वैल्यूज दे रखा है ऊपर एबीसी का, तो मैं एबीसी तीनों को π/2 ले लूं तो π/2 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 ले लें तो इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। तो -3 यहां से मेरे को दिख रहा है कि केवल इसी ऑप्शन से आएगी, तो ये क्लिक कर जाए तो राउंड 1 में फिर दिस विल बिकम ए वेरी इजी क्वेश्चन। अगर क्लिक ना करे, ये सोचने में टाइम लगे, तो हो सकता है कि पहले राउंड में हम छोड़ दें और राउंड 2 में इसको करें। बट ये क्वेश्चन मतलब अभी आपको एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, यू विल बी गिविंग टू मैनी टेस्ट, कि जब एक्चुअल पेपर आएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पहले से पता होगा कि क्या करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए सॉल्व करने का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इसको हम टफ बोलेंगे क्योंकि लैंग्वेज भी काफ़ी डरावनी है। फिर उसने यहाँ पे बोला है इसमें बहुत सारे डोमेन वगैरह के पंगे पड़ेंगे, प्लस ये जो दोनों लॉग हैं इनके बेस सेम है, तो ये वाली चीज़ क्लिक करने में टाइम लगेगा कि बेस चेंजिंग थ्योरम से इन दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं। तो ये सब जब टाइम लगेगा तो इसमें खूब कैलकुलेशन आएगा। तो राउंड 1 में हमें इसको छोड़ना ही चाहिए। तो मतलब ये तो राउंड 2 में होना चाहिए। राउंड 2 में भी जब लेंदी क्वेश्चन खत्म हो जाए, कुछ ना करने के लिए बचे, उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन हम करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब लेटर हाफ का मतलब क्या है कि दिस विल बी द वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जिसको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अगेन दिस इज सिंपल इनइक्वालिटी, ये फैक्टराइज हो जाएगा। दिख रहा है मेरे को 6 पंजे 30, 6 और 5 के टर्म्स में फैक्टराइज हो जाएगा। ऊपर भी एक एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्वाड्रेटिक बचेगा, वो भी फैक्टराइज हो जाएगा। सिंपल इनइक्वालिटी का वेवी कर्व का मेथड है, राउंड 1 के अंदर ही होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन A-B, B-A और A इंटरसेक्शन B में अगर मैंने ये बना लिया तो ओरली आंसर दे सकते हैं कि ये A-B है, ये B-A है और ये इंटरसेक्शन है, तो तीनों का यूनियन A यूनियन B हो जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। तो राउंड 1 में डेफिनेटली होना चाहिए। विद इन 1 मिनट दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। और इसमें जो टाइम बचेगा वो इससे जो पहले वाले क्वेश्चन में खूब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वहां टाइम वो इन्वेस्ट होगा। 19th क्वेश्चन जो है, अगेन इसमें काइंड ऑफ हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, अगर किसी को ये दिखाई दे जाए कि ये 2 sin थीटा cos थीटा है, sin थीटा कॉमन आ जाएगा और 1 + cos 2 थीटा, अगर कोई इतना जिसने प्रैक्टिस कर रखे होगा ये इतना मेंटली कैलकुलेट कर लेगा कि 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा नीचे से कॉमन आया, ऊपर से sin थीटा कॉमन आया, तो 1 + 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा। अगर ये किसी को पहले 20 सेकंड में क्लिक कर जाए पढ़ते समय फर्स्ट राउंड में, तो हम इसको राउंड 1 में निपटा दें। बट अगर मेरे को सोचना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे मैनिपुलेशन होगा, तो हम इसको राउंड 2 के लिए छोड़ें। तो क्लिक कर गया कि ऊपर नीचे एक फैक्टर कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो राउंड 1 में, बिकॉज नेट फिर इसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व होने के लिए। अदरवाइज राउंड 2 में ये ठीक है, हमने मॉडरेट की कैटेगरी में डाला है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा है।
21 क्वेश्चन, ऑफ कोर्स वेरी इजी क्वेश्चन, सेट का क्वेश्चन है। यूजली जैसे क्वेश्चन होते हैं 50 लोग ये हैं, 20 लोग ये हैं और 10 लोग इतना इतना बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ये हमारा राउंड 1 के अंदर ही फिनिश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gx इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो एक तो हम सीधा सीधा इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा हम इस तरह की चीज लिख सकते हैं कि दिस टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्यूबिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक आएगा। ये वाली चीज अगर हमने खूब प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर ये बड़ा बट नेचुरल है कि हमारा पहले राउंड में 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, तब तो हमने राउंड 1 में ले लिया। बट अगर इस तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं है तो डेफिनेटली फ्रेश सोचने में टाइम लगेगा, देन इट विल गो टू राउंड 2, इसीलिए मैंने मॉडरेट रखा है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन देख के ही हम डर जाएंगे कि कैसे ये इक्वेशन बनेगा, तो डेफिनेटली ये राउंड 2 में जाएगा, वो भी सेकंड हाफ में, जब हमसे, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशंस आएंगे, उसमें सोचना पड़ेगा किसको किसके साथ क्लब करें। तो सोचने वाला काम तो जब इजी क्वेश्चन खत्म हो जाए, जब इजी लेंदी क्वेश्चन खत्म हो जाए, उसके बाद आता है। तो इसलिए हमने बोला कि राउंड 2 के सेकंड हाफ में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वैसे ये क्वेश्चन मैंने टफ बोला है बट ये मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और एक बार स्क्वायर करके जोड़ लो, क्योंकि x रेज़ टू पावर 6 और y रेज़ टू पावर 6 को x स्क्वायर और y स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। तो जब क्यूब वाले फॉर्मूले लगाओगे तो हमें पता लग जाएगा एक xy चाहिए होगा और एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए होगा। तो दोनों अगर कैलकुलेट हो गया तो ठीक है, बट पहले राउंड में हो सकता है कि जब बच्चा थोड़ा गियर अप हो रहा होता है तो ये चीज़ क्लिक ना करे। राउंड 2 में एक बार जब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, मेरे को क्लिक नहीं किया, हम आगे बढ़ गए, राउंड 2 में जब आएंगे तो हमारे बैक ऑफ ब्रेन में ये चल रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम क्वेश्चन कुछ और करें और ये वाला क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा, ये ऐसे होगा, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर भी राउंड 2 के लिए ही हम इसको रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, कॉट 16 कॉट 44, ये डेफिनेटली टफ क्वेश्चन है, और अगर पहले से नहीं कर रखा है तो ऑफकोर्स टफ क्वेश्चन है। तो ये भी अगेन राउंड 2 के लिए ही जाएगा, और राउंड 2 में भी जिसने नहीं कर रखा होगा उसको बहुत दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि बहुत तरह की मैनिपुलेशन लगेगी। तो राउंड 2 का भी बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट ये हो गया। तो आई होप दिस एनालिसिस वॉज यूजफुल फॉर यू। यहाँ पे हम अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 और आ गया। दिस इज टफ हमने बोला है इसको, जैसे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 देख के क्लिक कर जाना चाहिए कि cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ठीक है, दोनों ही जगह पे। अब cos 3 थीटा वाला जैसे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे चीज़ें अपने आप फॉल इन प्लेस हो जाएगी। तो अगर किसी को, जैसे जिस बच्चे को टिग्नोमेट्री से डर लगता है उसके लिए टफ है, अदरवाइज टिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, और जो हमने पैटर्न्स पढ़ा रखे हैं यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ हमने जो पैटर्न्स पढ़ा रखे हैं अगर वो किसी को याद है तो फिर ये ईजी की कैटेगरी में आएगा, मतलब मॉडरेट भी नहीं, ईजी की कैटेगरी में आएगा। हाँ, मैंने टफ इसलिए बोला क्योंकि सब बच्चों को उस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा, काफ़ी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से बहुत डर लगता है, तो उसके लिए हमने इसको राउंड 2 में रखा है। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। और आप हर टेस्ट का अगर एनालिसिस करोगे तो सेम नॉलेज लेवल रहते हुए भी, सेम नॉलेज रहते हुए आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी लास्ट तक। अगर आप एक एक टेस्ट दोगे, उसको प्रॉपर एनालिसिस करोगे, हर टेस्ट में जाने से पहले पुराने वाले टेस्ट का जो एनालिसिस है वो एक बार पलट के गए ताकि हमसे ये गलतियां ना हो। ये इसका समराइजेशन हो गया मैथमेटिक्स का कि क्वेश्चन 1 ईजी है, फिर मॉडरेट 1, वेरी ईजी 1, वेरी ईजी 2, टफ, ऐसे करके टोटल 25 क्वेश्चंस का हो गया फॉर योर ओन रेफरेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आई होप इट वाज यूजफुल। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आई होप सही बच्चों ने जेई मेट्स का जो टेस्ट है पहला वाला वो बड़े आराम से दे भी लिया होगा, एंड रिजल्ट भी मेरे ख्याल से अब तक पब्लिश हो चुका होगा। जिन बच्चों ने 6 बजे तक एग्जाम दिया है उनकी रैंक भी आ जाएगी, जो बच्चे बाद में देंगे उनकी रैंक नहीं आएगी, लेकिन बाकी सारा एनालिसिस उनके पास आ गया होगा। पेपर को एग्जैक्टली किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए उसके अंदर आप लोगों ने केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में तो सुन ही लिया होगा। फिजिक्स के अंदर भी मैं हल्के फुल्के डिस्कशंस करना चाहता हूँ कि यार कौन से सवाल ऐसे थे जो पहले राउंड के अंदर बिल्कुल सही होने चाहिए बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक के, और कौन से सवाल जो राउंड 2 में बाद में अपन कर सकते हैं। पहला वाला सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक है बेटा, किसी किसी बच्चे को परेशान कर सकती है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा राउंड 1 वाला सवाल ही है। लैंग्वेज में किसी बच्चे को इशू हो सकता है ये समझते हुए कि कौन सी बॉल कहाँ तक पहुंची, कौन सी बॉल हाथ में, वगैरह वगैरह। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ते ही अगर मान लो इशू आ रहा हो तो ऑफकोर्स आप इसको छोड़ के राउंड 2 पे जाएं। लैंग्वेज समझते अगर आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ यार कौन सी बॉल कहाँ है, तो बड़े आराम से एक लाइन का ही सवाल है। यार ये वाला सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकली अच्छा सवाल है, ठीक है।
जो बच्चा ये सोच के चले कि यार ग्राफ पे मेरे से सीधा का सीधा ये पूछेंगे कि ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, तो यार वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगा। उस बच्चे के लिए ऑफ कोर्स ये राउंड 2 का सवाल है। लेकिन जो बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स जानता है कि यार स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तो बड़े आराम से कर देगा। तो आप प्रीडोमिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि ये थोड़े से मोस्टली बच्चों के लिए राउंड 2 का क्वेश्चन तो ये बन गया। यार ना ये का सवाल तो बड़ा बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जस्ट वैल्यूज पुट करने वाला सा सवाल है, कोई खास बड़ा इसमें कोई ऐसे कमाल की बात है नहीं। ये राउंड 1 का सवाल है, देखते होना चाहिए। ये वाला सवाल अगेन थोड़ा ट्रिकी है। ये वाला सवाल बनने के चांसेस ज्यादा तभी हैं जब आपने ये सवाल पहले से कर रखा हो। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने की अगर कोशिश करोगे तो उस केस में तो ऑब्वियस बात है कि इसमें थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा और जो फंक्शन बनेगा थोड़ा सा हल्का सा टफ बनेगा। तो उस केस में टाइम टेकिंग है, तो ये राउंड 1 का सवाल तो बिल्कुल नहीं है, राउंड 2 का सवाल है। लेकिन किसी किसी बच्चों बड़ा अगर मान लो उसको ट्रिक से अगर सोचे तो बड़े आराम से वो सवाल को निपटा सकता है। और ट्रिक में मैं हल्का सा आपको आइडिया दे सकता हूँ कि इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कि लेट से कि एंट जो है उसको क्यूब के ना इस कॉर्नर से चलते 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 यहाँ पर आना है और दीवारों पे चलते चलते आना है। तो वो दीवारों पे चलते चलते यहाँ से दीवार पे चलते 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 यहाँ तक आना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो पता करना हो तो इस पूरे के पूरे बेटा दीवार को ऐसे खोल दो। उस चीटी को कहाँ से कहाँ आना है, यहाँ से चलते चलते दीवार पे चलते चलते यहाँ आना है। तो इस दीवार को ऐसे पूरा का पूरा खोल दो, पूरा का पूरा खोल दोगे तो ये लेंथ आपके पास ए हो जाएगी, ये लेंथ आपके पास 2 हो जाएगी और इसे डायगोनल के अलोंग यहाँ पर ऐसे बड़ा आराम से आ जाएगी। तो किसी को अगर ट्रिक समझ में आ गई तो बड़ा वो तो बड़ा आराम से कर लेगा। अदरवाइज कोई अगर बेसिक से करना चाहेगा तो बड़ा ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा और वो फिर राउंड 2 में ही ये वाला सवाल बन पाएगा। अगेन बेटा इजी सवाल। ये सवाल बड़ा जेई मेन ने खूब बार पूछ रखा है, मैंने इसको जस्ट वैल्यूज चेंज करके पूछा जस्ट बिकॉज कि ये सवाल मेरे ख्याल से जेई मेन ने शायद 8 या 9 बार पूछ रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी वाला सवाल पूछता हूँ, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी, ठीक है। राउंड 1 इजी क्वेश्चन। अगेन बेटा ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। इवन किसी बच्चे ने अगर खड़ाक से अगर पढ़ लिया हो कि यार सवाल में डिस्टेंस ट्रेवल पूछिए और पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी बीच में अगर 0 हुई है तो पार्टिकल पलट कर आ रहा है, तो किसी बच्चे ने अगर इतना डिकोड कर लिया है ना तब भी वो जानता है क्या सोचेगा कि यार इसमें कैलकुलेशन है बाद में करूंगा। तो ये राउंड 2 का प्योरली राउंड 2 का सवाल है। ये समझ में आ गया ना क्या करना है उसके बावजूद भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, वो भी कौन से वाले में जब पार्टिकल टर्न बैक कर रहा है, तो ठीक है बाद में कर लेंगे। तो राउंड 2 का सवाल है ना बेटा। अगेन बिल्कुल आसान सवाल, कोई खास बड़ा इसमें कमाल है नहीं, राउंड 1 का सवाल इजी क्वेश्चन। अगेन बेटा ये सवाल ऐसा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखते अगर क्लिक हो जाए या पहले से सवाल कर रखो, ये तो सवाल कर रहा हो उसका रिजल्ट पहले से आ दो तो खड़ाक से बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा राउंड 2 में शिफ्ट कर सकते हो। अगेन बेटा सवाल अच्छा है, कॉन्सेप्चुअली बढ़िया सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर कॉन्सेप्ट अगर बेटर तरीके से चमकता है तो राउंड 1 के अंदर सवाल बड़े आराम से निपट जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं चमकता तो मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 2 में भी नहीं चमकेगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल ऐसा कि या तो बन जाएगा, बनते तो राउंड 1 में बनेगा, और अगर नहीं बना तो बेटा ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय दोगे तो बनेगा, ऐसा नहीं, कोई खास ऐसे कैलकुलेशन नहीं है सवाल के अंदर, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है ना। अगेन बेटा जैसा पिछले वाले सवाल की बात थी बेटा वैसी बात यहाँ पर है। पहली बात तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, ये बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है। इसको पहले से पता बहुत कम बच्चों को होगा। जिस बच्चे को पता होगा वो खड़ाक समझ जाएगा, जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो राउंड 2 के अंदर ऐसा नहीं कि उस चीज़ को डिराइव कर लेगा। मतलब ये वाला सवाल अगेन थोड़ा बहुत ऐसा है कि ना मुझे ऐसा लगता है कि क्लिक कर गया तो खड़ाक से बन जाएगा। अदरवाइज बड़ा ठीक है, किसी बच्चे को अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कब होती है तो वो बेटा उस सवाल को नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको आगे जाके ड्राइव कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 1 में किया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि खड़ाक से हो जाएगा, थोड़ा सा समय तो लेगा ही ना, ऑफ कोर्स जेई मेन के परस्पेक्टिव से ना। अगेन बेटा प्योरली राउंड 1 का सवाल है। पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब परपेंडिकुलर होंगे, सवाल देखते पता लग गया। डिफरेंशिएट से करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या एक्सप्रेशन निकाल लो, और दोनों अगर मान लो कि परपेंडिकुलर प्रूव करने तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, खड़ाक से देखते समझते क्या कर रहा है ना। राउंड 1 का सवाल है, होना चाहिए। अगेन बेटा वेलो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और कुछ समय पश्चात बेटा वेलोसिटी पूछे, तो ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। खड़ाक से बेटा राउंड 1 का सवाल है, देखते बनना चाहिए। बस ऑफ कोर्स थोड़ी मजदूरी तो है बेटा, ठीक है। कोई बच्चा मजदूरी से अगर डर रहा है तो वो राउंड 2 में शिफ्ट करेगा कि यार ठीक है मुझे पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोई बच्चा उस तक डर जाए कैलकुलेशन से कि मैं राउंड 2 में जाऊंगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से राउंड 1 का सवाल है ना। अगेन बेटा प्योरली देखते बनने वाला सवाल है, राउंड 1।
बेटा ये जो सवाल है बिल्कुल बढ़िया सवाल है बेटा वैसे तो, एंड लेकिन अगेन थोड़ी सवाल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अच्छी है, और उसमें बीच में बेटा दीवार के साथ इलास्टिक कोलिजन वगैरह शब्द भी यूज कर रखे हैं, तो मोस्टली बच्चा सवाल को देखकर थोड़ा सा घबराएगा, तो वो इसको राउंड 2 में ही देखे। ठीक है, बिल्कुल आसान, इजी, सिंपल, सीधा सपाट सवाल बेटा देखते बनना चाहिए। राउंड 1 का क्वेश्चन है। अगेन बेटा बिल्कुल सिंपल सीधी सपाट लैंग्वेज, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बेटा कोई बॉल जाकर अगर एरोप्लेन से अगर टकरा रही है तो इस एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी और बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बस डायमेंशन का थोड़ा, सॉरी यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रख लोगे। राउंड 1 का इजी क्वेश्चन है। बेटा वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बेटा आराम से मुझे दे रखे हैं, वेलोसिटी पूछिए, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग वेलोसिटीज आ जाएंगी और बेटा आराम से नेट इनिशियल स्पीड हम बेटा आराम से निकाल सकते हैं। राउंड 1 का इजी क्वेश्चन है। अगेन बेटा इजी क्वेश्चन पढ़ते बनना चाहिए। अगेन अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, टफर साइड का सवाल, बल्कि जिस बच्चे को बढ़िया से रिलेटिव मोशन आता है, इवन जिसने एडवांस लेवल का मान लो पढ़ रखा है, वो सवाल देखते समझ तो जाएगा क्या करना है, लेकिन उसको सवाल को कैसे करना है ये सोचते सोचते समझ में आ जाएगा कि टाइम लगेगा, कि मैं आंसर निकालूंगा लेकिन शायद 3.5 मिनट 4 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा, तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बाद में करूंगा। तो ऑफकोर्स फॉर एवरी स्टूडेंट ये राउंड 2 का सवाल है, राउंड 1 का सवाल नहीं है। नियरली 3.5 मिनट 4 मिनट, और किसी किसी बच्चों को हो सकता है कि 5-6 मिनट के आसपास भी टाइम में इसके अंदर लगे, तो राउंड 2 के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगेन बेटा सवाल इजी है, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, और लैंग्वेज थोड़ा सा उस तरीके से किसी बच्चे को परेशान करे, तो जो बच्चा लैंग्वेज से डरता है उसके लिए राउंड 2 का सवाल है, अदरवाइज बेटा बिल्कुल सिंपल राउंड 1 का इजी क्वेश्चन है। अगेन बेटा सवाल अच्छा है ना, बढ़िया सवाल है, एंड अगेन जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ रिवर प्रॉब्लम के अंदर फॉर्मूले घोट के आया कि मैंने फॉर्मूले घोट लिए, मेरा आंसर आना चाहिए, उस बच्चे से तो हिलेगा ही नहीं। लेकिन जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, उसके लिए बिल्कुल आसान सिंपल सवाल है। तो तुम तो सवाल पढ़ते देख लो कि यार जो स्विमर है वो एक्सेलरेट कर रहा है, अरे यार एक्सेलरेट करते तो मैंने आज तक कभी सवाल ही नहीं किया, मेरे से तो नहीं बन पाएगा, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही जो बच्चा समझेगा कि यार एक्सेलरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान के पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो रिवर की वेलोसिटी और इंसान की वेलोसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, और उस केस में अगर मान लो कि उसके पास वेरिएबल वेलोसिटी खुद के पास है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे के वैसे रहेंगे। तो उस बच्चे के लिए तो राउंड 1 का सवाल ही है, कोई राउंड 2 में जाने की आवश्यकता ऐसी है ही नहीं इसके अंदर, है ना। और जिस बच्चे को जैसे स्विमर का एक्सेलरेशन आया और उसको देखकर समझ आएगा मैंने आज तक ना कभी सवाल कर रखा है और मैं तो फॉर्मूले याद करके आऊं, मेरे से वाला सवाल नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, वो बच्चा इस सवाल को छोड़ दे। ठीक है, अगेन बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्शन का सवाल है। अब यार ना जो बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आता है और खास तौर से जो है सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के लिए पढ़ के आता है, वो कई बार इंक्लाइन प्लेन के सवाल छोड़ के आता है, इसलिए हमने जानबूझ के इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल ही मैंने आपसे पूछा। जिस किसी बच्चे को फॉर्मूले वगैरह याद है बेटा वो ठीक है, फटाक से कर सकता है। जो बच्चा बेसिक से करेगा ऑफकोर्स उसको टाइम लगेगा, एंड जो टाइम लगेगा तो ऑब्वियस बात है कि इसे राउंड 2 में ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा सवाल ऐसा है, इस एक्सप्रेशन बेटा अगेन जे ने भी सवाल पूछ रखा है, सवाल अगेन बढ़िया है, लेकिन सवाल में कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैनिपुलेशंस वगैरह भी हैं। एक मैनिपुलेशन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये एक्सप्रेशन देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि थोड़ा सा मैथमेटिकली परेशान करेगा, तो ये राउंड 2 में बाद में जब टाइम मिले तभी करना चाहिए। नेक्स्ट इज बड़ा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन अगेन बच्चों को ना प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर कुछ खास पसंद नहीं होता, और खास तौर से 2 बॉल एक साथ अगर आ रही हो तो उनको थोड़ा डर सा लगता है। तो ऐसे केस में मोस्टली बच्चों की बड़ा ये वाला जो सवाल है ये राउंड 2 का सवाल है, राउंड 1 का सवाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बड़ा एक अगेन बड़ा मेरे ख्याल से तो ये सवाल आसान सा ही है, कोई खास ऐसा बड़ा कमाल का सवाल है नहीं, लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा इस सवाल को ग्राफ से करेगा तो काफ़ी बिल्कुल आसानी से बड़े आराम से निपटा देगा। मैं इसको भी राउंड 1 के अंदर इस सवाल को डालूंगा और ईजी ही या मॉडरेट टाइप में सवाल को कंसिडर करूंगा। पेपर में मेरे हिसाब से लगभग बड़ा 10 सवाल आसान थे, 10 सवाल मॉडरेट थे, और 5 सवाल मुझे ऐसा लगा जो जेईई मेन के लेवल्स को अगर देखें तो उनमें जो टफर क्वेश्चंस होते हैं उसके टफ क्वेश्चंस के बराबर थे। तो मेरा जो ओवरव्यू है फिजिक्स का ऐसा है। पेपर में अगर ओवरऑल देखूं तो काफी बैलेंस टाइप का सा पेपर था। ठीक है, एंड केमिस्ट्री थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरी एल के सर से एनएस सर से बात हुई, केमिस्ट्री थोड़ी सी रिलेटिवली आसान साइड की थी, फिजिक्स थोड़ी सी अगेन मॉडरेट थी, मैथमेटिक्स थोड़ी मॉडरेट टू टफर साइड की थोड़ी सी जैसी होती है वैसी थी। मैथमेटिक्स के अंदर जैसे मेरे ख्याल से एमटी से भी शायद ये बोले होंगे कि थोड़े सवाल जो थे वो थोड़े इंटीजर वगैरह में थोड़े से टफर साइड के थे। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर नोटिस करो तो इंटीजर अगर बच्चा कर भी रहा है ना मैथमेटिक्स के अंदर तो बिल्कुल लास्ट में है, तो उससे पहले उसने खूब सारे आसान और मॉडरेट क्वेश्चन उसने कर लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस काफी बना रहता है। वही अगर मान लो इंटीजर की बजाय पहले 5 एससीक्यू टफ हो तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाती है।
मतलब सवाल 5 ही टफ है लेट से फॉर एग्जांपल, लेकिन वो पांचों सवाल इंटीजर हो या फिर वो पांचों सवाल एससीक्यू पहले पहले पांचों हो, उसका भी तो फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स में जो सवाल टफर साइड के थे वो एक साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंटीजर साइड में थोड़े से टफर सेक्शंस थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरे मैथमेटिक्स के पेपर में उतना ज्यादा नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आप लोग इससे मेरे से डिसएग्री करो, बट मैं और एमटी सर इस बात को काफी हद तक मान रहे थे कि शायद कुछ ऐसा ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चा एक्चुअल जेई के अंदर 99% लाने वाला जो बच्चा है आज के दिन, ऑफ कोर्स बेटा वो भी बच्चा समय के साथ चेंज होगा, कई बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि वो आज के दिन 97 के लायक हो सकता है कि वो आज के 4 महीने बाद 98 के लायक हो सकता है कि बाद में वो एक्चुअल जेई के अंदर वो 99 के लायक भी हो, 99 से ऊपर के लायक भी हो। आज के दिन जो बच्चा 99 परसेंटाइल की अगर औकात रखता है, उस बच्चे के इस पेपर के अंदर बेटा मुझे ऐसा लगता है कि 190 से 195 के ऊपर नंबर उसके आने चाहिए, ये मेरी फीलिंग है। जो बच्चा जस्ट किसी एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए और 97 परसेंटाइल उसके क्रॉस हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे के मार्क्स जो है बेटा वो 160 165 के ऊपर नंबर उस बच्चे के होने चाहिए। जो बच्चा बहुत ही मतलब फोड़ू है, 99.9 परसेंटाइल ऊपर की जो 1500 रैंक वाला जो बच्चा है, मेरे को ऐसी फीलिंग है कि इस पेपर के अंदर उस बच्चे के लगभग बेटा 245 के आसपास नंबर तो आने ही चाहिए, क्योंकि उस बच्चे की तो एक्यूरेसी अच्छी होनी ही चाहिए। ये मेरा एक ओवरव्यू है इस पेपर को लेके। फिर जिसका पेपर आई ट्राइड की बिल्कुल बैलेंस रहे, बच्चा जो छोड़ के जाए वो मैं उससे पूछ भी लूँ, है ना, और अगेन उससे कुछ गलतियां करवा लूँ। मैंने हर तरह से पूरी तरह से कोशिश की है। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आगे वाला जो पेपर हो वो अगेन और हर तरह का पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि ना मैथमेटिक्स में 5 इंटीजर लास्ट में है ना, वो टफ है। कभी ना कभी हम ये भी कोशिश करेंगे कि लेट्स से केमिस्ट्री के अंदर सॉरी फिजिक्स के अंदर 5 ही सवाल टफ है और वो 5 सवाल शुरुआत के 5 है, उस केस में देखते हैं कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको हर तरह से टेस्ट करें, ठीक है। किसी भी कैसा भी जेईई मेन का पेपर आपके सामने आए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैंने कंपटीशन के अंदर इस तरह के पेपर या फिर इससे भी ज्यादा परेशान करने वाले पेपर, है ना, हमने पहले से दे रखे हैं। सवाल से परेशान नहीं, सवाल थोड़ा ठीक है ना, जेईई मेन या फिर जेईई मेन प्लस डेल्टा ही पूछेंगे, बट सवाल के पूछने की भी स्टाइल होती है कि यार कौन सा सवाल कहाँ टफ डालना है, कहाँ ईजी डालना है, कहाँ कोई एक सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालना है कि जिसमें ऐसा है कि बस आंसर आने वाला ही आने वाला है और 10 मिनट उसमें लग जाए और आखिर में भी आंसर ना आए। तो वो सारी चीजें हम ऑफकोर्स अब पूरे जेईई मेट्स के अंदर लगातार ट्राई करते रहेंगे, लगातार टेस्ट देते रहना, और हम और जो भी हम कुछ और अच्छा कर पाए उसके लिए कोई भी अगर आपके सजेशंस हो तो मैं बताते रहना, कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अगला टेस्ट भी इसी मतलब जील के साथ देना है, और जो कंसिस्टेंसी है वही मैटर करती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक टेस्ट देके छोड़ देंगे, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 4 टेस्ट देके छोड़ देगा, कोई इक्का दुक्का बच्चा ही ऐसा होगा, 100 में से कोई 3 बच्चे ही ऐसे होंगे जो जेईई मेट्स के पूरे 55-56 टेस्ट देंगे, और ऑफ कोर्स वही 2-3% बच्चे ही तो ऊपर के आईआईटी और एनआईटी जाएंगे। सो एवरीथिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी। कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो आपसे आधा दिमाग रखता होगा और आपसे दुगना कंसिस्टेंट होगा और आपसे बेटर रैंक लेके आएगा। आप भी हो सकता है कि वो बच्चे हो जो ज़्यादा कंसिस्टेंस होके, ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करके, ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करके और बिल्कुल आराम से चिल टाइप्स पढ़ के बाकी बच्चों को पीछे करे और खुद आगे बढ़े, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अगले क्लास में मिलते हैं। फिर भी कोई बात मेरे पर हमसे रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एमटी सर, आलोक सर, एनएस सर उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।